वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पॉलिटी कह लीजिए या मॉडर्न हिस्ट्री कह लीजिए, उसके एक बहुत विशिष्ट चैप्टर को देख रहे होंगे जिसका हेडिंग एज यू कुड सी ब्रिटिश अधिनियम, ब्रिटिश काल के काले कानून। और इस वीडियो में खास ये है कि इसमें एआई स्लाइड्स वगैरह को भी हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है। कुछ एक स्टूडेंट्स का कमेंट था कि अगर एआई के स्लाइड से ज्यादा इंगेजिंग लगती हैं, चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो एआई स्लाइड्स को भी हम लोगों ने यूज किया हुआ है। चैप्टर बहुत सा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आप देखते होंगे कि एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री की किताबों में थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से दिया हुआ होता है, स्पेक्ट्रम जैसी किताबें पढ़ेंगे तो। वहीं लक्ष्मीकांत जैसी पॉलिटी की किताबों में कुछ अलग तरीके से दिया गया होता है। बच्चों के सामने अक्सर ये दुविधा होती है कि एक बार उसको पढ़ेंगे फिर एक बार इसको पढ़ेंगे, और इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हुए एक जगह पर हमने सारे कंटेंट को प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं ब्रिटिश अधिनियम, ब्रिटिश काल के कौन कौन से वो काले कानून थे और किस तरीके से उन्होंने भारतीय समाज के हर पक्ष को, लगभग हर संभव पक्ष को बुरे तरीके से, नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन में संवैधानिक सुधार और अधिनियम, ये हेडिंग देख लेंगे। पहला चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये 1600 में भारत आती है। और हम लोगों ने क्या जाना हुआ है कि इस समय भारत में कौन से व्यक्ति रूल कर रहे थे? 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर। तो ये अकबर का शासनकाल था। और इनिशियली जो पहला चरण था भारत में इनका, उसमें केवल इन्होंने व्यापार किया है और किसी भी राजनीतिक गतिविधि में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है। ठीक है, अगले फेज में चले आइए। अगले फेज में क्या हुआ है कि दो प्रमुख युद्ध जीते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पहला 1757 का पलाची का युद्ध, जो कि एक तरीके से औपचारिक युद्ध था, बिकॉज सिराजुद्दौला के जितने भी आपको विश्वास पात्र थे सबको खरीद लिया गया था। मीर जफर हो गया, उसके अतिरिक्त राय दुर्लभ हो गया, जगत सेठ हो गया, घसीटी बेगम हो गया, तो इन सबको खरीद लिया गया था। वो कोई वास्तविक लड़ाई नहीं थी। 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने वास्तव में नॉर्थ इंडिया की तीन बड़ी शक्तियों को मात दे दी। एक तो मीर कासिम था, ठीक है, बंगाल से, अवध क्षेत्र से या लखनऊ वाले क्षेत्र से सुजाउद्दौला, और जो मुगल एम्पायर था शाह आलम, ही वाज आल्सो डिफीटेड। तो इस युद्ध से क्या प्राप्त हुआ अंग्रेजों को? अंग्रेजों को मिला 1765 ऑनवर्ड्स बंगाल में आपको दीवानी राइट्स। ठीक है, और बंगाल उस समय का जो है उसमें बिहार और उड़ीसा दोनों इंक्लूडेड था। हम लोगों को पता है कि 1912 में 11 में ऐसा घोषणा किया गया, 1911 में इट वाज डिक्लेयर्ड कि भैया एक बिहार नाम से एक अलग राज्य होगा, और 1912 में विधिवत उसको बना दिया गया। ठीक है, और 1936 ऑनवर्ड्स उड़ीसा वगैरह को अलग कर दिया गया। और अगर 1765 की बात की जा रही है तो दैट मीन्स कि इसमें अगर हम बंगाल शब्दावली इस्तेमाल में लाएं तो उसमें बिहार और उड़ीसा इंक्लूडेड होगा। ठीक है, दीवानी राइट्स दे दिया गया, मतलब पैसा रुपए आप कलेक्ट करो। ठीक है, 1765 से लेकर के 72 तक के शासन को क्या कहा जाता है? द्वैध शासन। और द्वैध शासन का मतलब क्या होता था कि पैसा रुपया कलेक्ट करने का काम कौन करेंगे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, पैसा रुपया कलेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी, और लॉ एंड ऑर्डर या जो निजामत है उसको देखने का काम करेंगे जो भी स्थानीय नवाब होंगे वो। ठीक है, तो 1765 से 72 तक 7 सालों के एक्सपीरियंस से अंग्रेजों ने देखा कि इंडिया को शासन करना, यहाँ लोग इतने जाति इतने धर्म में बटे हुए हैं ना, कि इंडियंस को रूल करना इतना मुश्किल नहीं है। और यही कारण है कि अब 1772 में ये लोग वास्तविक शक्ति बन गए। अब एक ये क्षेत्रीय पावर बने, और ब्रिटिश शासन के दौरान अगर अब आप शासक बन जाएंगे ना तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत होगी। और यहीं से 1773 का एक्ट वगैरह हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अंग्रेजों ने रियलाइज कर लिया कि इंडिया बहुत सारे फ्रंट पर बटा हुआ है, अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा उनका समन्वय नहीं है। नेताओं के कारण, छुड़भैया नेताओं के कारण आज भी लोग लड़ते ही रहते हैं। एक बड़ी अच्छी सी मूवी है, कभी मौका मिले तो देखिएगा, YMI, ये मेरा इंडिया। उसमें एक स्टार्टिंग में एक जोक है, उसमें है कि एक साइंटिस्ट जो ईश्वर को नहीं मानता था, वो एक बार इंडिया विजिट करके आया, और इंडिया विजिट करके आने के बाद जब वो अपने देश को रिटर्न किया तो पहला काम क्या किया कि चर्च में जाकर के मत्था टेका। लोगों को इतना आश्चर्य हुआ कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो आज तक ईश्वर में यकीन नहीं करता था, एथिस्ट था, नास्तिक था, वो इतना एडमेंट आपको फॉलोअर कैसे हो गया, थेइस्ट कैसे हो गया, आस्तिक कैसे हो गया? उससे लोगों ने पूछा कि भैया इंडिया में क्या ऐसा देखे कि तुम मतलब तुम नास्तिक हो, आस्तिक हो गए? तो रिप्लाई करता है कि इंडिया में हम गए देखें, एक जाति वाला दूसरे जाति से लड़ता है, एक
भाषा वाला दूसरे भाषा वाले से लड़ता है, एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले से लड़ता है, और फिर भी इंडिया ठीक ठाक प्रोग्रेस कर रहा है, अभी भी बचा हुआ और ठीक ठाक प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये ईश्वर का चमत्कार नहीं है तो और क्या है। ठीक है, तो इस छोटी सी मोटिवेशनल कहानी के बाद आते हैं हम लोग वापस इधर को। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ब्रिटिश शासन मतलब जो भी नियम कानून बनाए गए होंगे इनको दो फेजेस में हम लोगों को पढ़ना होगा। एक होगा कि 1773 से लेकर के 1858 तक भारत में शासन करने का काम किया गया है, किसके द्वारा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। 1857 में का जो सिपॉय म्यूटिनी था, इसके बाद शासन किसके पास आ गया, ताज के पास आ गया, ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया, ब्रिटेन के राजा जी के पास आ गया। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम लोगों ने देखा हुआ है कि कोई आपको डिक्लेरेशन है, प्रयागराज डिक्लेरेशन या इलाहाबाद डिक्लेरेशन, और उस इलाहाबाद घोषणा को पढ़ने वाला खुद कैनिंग था। ठीक है, तो दो तरीके से पढ़ना होगा, एक तो 1773 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1858 से लेकर के 1947, जब तक हम लोगों ने इस देश से लात मार करके अंग्रेजों को नहीं भगा दिया, तब तक कौन से लोग रूल कर रहे थे, तब तक वहां का ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली रूल कर रहा था। अब पहली कड़ी 1773 का है, इसको देख रहे होंगे, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट बोला गया, रेगुलेट करना या विनियमन करने वाला एक्ट। अब इसके पीछे का एक प्रीटेक्स्ट होगा, उस प्रीटेक्स्ट को समझते हैं कि क्या है। पहला चीज तो जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में रूल कर रही थी, बट ओवरऑल जो ब्रिटेन था, इसकी दुनिया भर में दो बड़े उपनिवेश थे। एक था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अभी तक केवल अमेरिका था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो आगे जाकर के बना, और दूसरा भारत। ठीक है, 1765 से क्या हुआ ना कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अंग्रेजों के खिलाफ क्या हुआ, माहौल बनने लगा, और वहां के लोग इन लोगों को मार करके भगाने के लिए विभिन्न आंदोलन करने लगे। उन्हीं आंदोलनों में से एक आंदोलन है बोस्टन टी पार्टी। किस साल का है, तो 1773 का है। ठीक है, मे बी आई शुड चेंज द कलर, ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि दो बड़ी कॉलोनीज थी, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक भारत। बाकी तो छुट भैया मतलब 10 20 50 किलोमीटर स्क्वायर की कॉलोनीज को थोड़े ना कंसीडर करेंगे। तो अमेरिका से अंग्रेजों को अब लग गया कि भाई अब यहाँ से हमारा बोरिया बिस्तर सिमटने वाला है। 1765 ऑनवर्ड्स ही अंग्रेजों के खिलाफ वहां पर बड़ा माहौल बनने लगा। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी क्या है, किस ईयर का है, 1773। बोस्टन उन लोगों का एक बंदरगाह है, और वहां पर टी पार्टी में मतलब लोगों ने चाय नहीं पी है, समुंदर ने चाय पिया है। वहां पर अंग्रेजों के जहाज खड़े थे जिनमें उन लोगों का चाय लदा हुआ था, और वहां के स्थानीय लोगों ने विद्रोह करके जितना भी चाय वगैरह है उसको समुद्र में डंप करना शुरू कर दिया। इसी को कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। तो अब ये श्योर था कि आज नहीं तो कल अमेरिका जैसा बड़ा एक राष्ट्र, एक बड़ा एक ज्योग्राफिकल एरिया हमारे हाथ से निकल जाएगा। अब ब्रिटेन के क्राउन ने या वहां के पार्लियामेंट ने सोचा कि भाई अगर आपके पास दो ही कार है, एक कार चोरी हो गई या एक कार नष्ट हो गई, तो दूसरे कार को तो आप ज्यादा साफ सुथरा करके ज्यादा केयर करके रखेंगे ना, सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे ना। तो सेम स्टोरी यही है। ठीक है, और इस स्टोरी के साथ कुछ और पैरेलली ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्टोरी है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला चीज तो ये कि आप लोगों को पता ही है कि कम से कम 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी भारतीय व्यापार में। मोनोपोली कहने का मतलब कि ब्रिटेन की एक ही कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी। जैसे अभी रिलायंस को बहुत सारे लोग एक्यूज कर देते हैं कि सब काम यही कंपनी कर रही है, तो वैसे ही उस समय इंडिया के साथ व्यापार करने वाले सारे काम कौन सी कंपनी करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। ठीक है, और ईस्ट इंडिया, और उस समय व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना नहीं था। यहाँ से मतलब राजा जी थोड़े वीडियो कॉलिंग के थ्रू यहाँ के जो भी गवर्नर जनरल होंगे उनसे बात कर लेते होंगे, तो यहाँ से अकाउंट में आपको घपला करके भेज दिया जाता था। ठीक है, बोला जाता था कि इंडिया से तो सर पूछिए मत, बहुत सारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है कि भाई आप पूछिए मत। लेकिन अगर आप ऑन पेपर अगर क्लेम कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो आपका जो राजा होगा वो भी सर्टेन टैक्स आपसे एक्सपेक्ट करेगा।
तो सर्टेन टैक्स के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था 4 लाख पाउंड प्रति वर्ष, आपको ब्रिटेन की सरकार को, वहां की पार्लियामेंट को देना होता था, ठीक है। और जो कंपनी के अकाउंट्स थे उनमें घपला करके लाभांश बोल दिया गया कि 12.5% है, जो वास्तविक नहीं था। और कंपनी पर सरकार का 10 लाख पाउंड का एक कर्ज हो रखा था, ठीक है। और ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी 10 लाख पाउंड का एक नया कर्ज आपको मांग देती है कि एक नया कर्ज आप हम लोगों को दे दो, ठीक है। तो यहां तक की कहानी हम लोगों ने देखी, ये सारे डेटास को एक बार आप देखेंगे। इसके अतिरिक्त अगले में आते हैं। अब भाई नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा जाता है, इस चीज को भी जान रहे होंगे, ठीक है। 1773 का जो एक्ट है उसको बोलते हैं नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट या सिंपली रेगुलेटिंग एक्ट। ये जो नॉर्थ व्यक्ति है ना, इसका पूरा नाम है फ्रेडरिक नॉर्थ या लॉर्ड नॉर्थ भी बोलते हैं। और 1770 से लेकर के 1782 तक जो ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था वो यही व्यक्ति था, वो वाज लॉर्ड नॉर्थ, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट। और 4 जुलाई को 1776 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। डेट के साथ याद रखेंगे क्योंकि अमेरिका कम से कम ऑन पेपर क्लेम करता है कि दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्लेम करने वाला वो कितना है कितना नहीं है आप लोगों को भी पता है, वो 4 जुलाई 1776 को आजाद होता है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछते हैं कि जब अमेरिका आजाद हुआ तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये मत याद करिएगा कि 1770 से 82 तक रहा या कब तक रहा, बट ये जानिएगा कि नॉर्थ ये जो व्यक्ति है अमेरिका की आजादी के समय यही इतना नालायक प्रधानमंत्री था जो चीजों को संभाल नहीं पाया, ठीक है। 1776 और किस चीज के लिए हम लोग जानते हैं, तो अर्थशास्त्र के जो आपको फादर माने जाते हैं एडम स्मिथ, उन्होंने एक किताब लिखी है वेल्थ ऑफ द नेशन, जो पूंजीपति अवधारणा है, जो पूंजीवाद है, इस अवधारणा को प्रपाउंड करने वाले, ठीक है। लेजर्स फेयर की नीति, लेजर्स फेयर मतलब जो बाजार के काम है उसमें राज्य को कोई सा भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इस अवधारणा को भी पॉपुलर करने वाले व्यक्ति कौन से हैं, एडम स्मिथ है। और इन्होंने एक किताब लिखी हुई है वेल्थ ऑफ द नेशंस, वेल्थ ऑफ द नेशंस। और वेल्थ ऑफ द नेशंस जो ये किताब लिखी गई है ये किस ईयर लिखी गई है, तो 1776 में, ये भी एग्जाम में पूछ देते हैं, ठीक है। तो अब कहानी तो ये है कि 4 लाख पाउंड आपको देना है वहां की सरकार को, और वहीं उल्टे आप सरकार से 10 लाख पाउंड का ऋण मांग रहे हैं, ठीक है। और ऐसे में क्या हुआ कि भैया अब वहां की सरकार के कान खड़े हो गए कि कहीं इंडिया में भी तो कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा है ना, कहीं ऐसा ना हो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह इंडिया भी हमारे हाथ से चला जाए, ठीक है। और लोन क्यों मांगा गया, बिकॉज 1770 में बंगाल में अकाल आया, सन्यासी विद्रोह हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, देवी चौधरानी और वो मजनू शाह वगैरह की कहानी, और हैदर अली के सफल अभियान, ठीक है। साउथ इंडिया में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 4 भैया कौन से युद्ध हुए हैं, तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, ठीक है। तो चौथे वाले में आपको टिप्पू सुल्तान मरते भी हैं, लेकिन जो सेकंड वाला था, ठीक है, जो आपको सेकंड वाला था 1780 से 84, और उसके पहले जो फर्स्ट वाला था 69 में जो कंक्लूड हुआ है, उसके कारण क्या हुआ कि कंपनी को हैदर अली को हराने के लिए भी बहुत सारा पैसा रुपया खर्चा करना पड़ गया। बंगाल में अकाल आ गया तो लोग भूखे मर रहे हैं, आपको टैक्स कैसे देंगे, अन्न कैसे देंगे। तो इन्हीं सारे कारणों के कारण कंपनी के शेयर मूल्य में गिरावट आई, उसको रोजमर्रे के खर्चे के लिए 10 लाख पाउंड उन लोगों ने ऋण मांगा। और कहा तो आपको हमको देना है 4 लाख पाउंड, आपको हमको 4 रुपया देना है, और उल्टे आप हमसे 10 रुपया उधार मांग रहे हैं। तो ब्रिटिश संसद के कान खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है तुमको हम लोन देंगे, लेकिन 4% अब ब्याज की दर भी हम वसूलेंगे, पहला चीज। और दूसरा कि रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कंपनी के जो डेली रोजमर्रा के नियम कानून है उसमें भी कुछ कुछ हम परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो यहां तक की चीजें हम लोगों ने देखी। अब इसके प्रावधान क्या क्या है, उस प्रावधानों को एक बार हम लोग देखते हैं, एग्जाम में अक्सर आपसे पूछ दिया जाता है, ठीक है। पहला चीज तो ये कि ये जो परिवर्तन हुए हैं कंपनी के संविधान में, वो न सिर्फ भारत के संदर्भ में हुए हैं बल्कि इंग्लैंड के संदर्भ में भी हुए हैं। ये एक स्टेटमेंट पूछेंगे तो दोनों स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा कि वोटिंग राइट उन्हीं लोगों को दिया गया जिनके पास कम से कम 1000 पाउंड का शेयर धारिता हो, ठीक है।
तीसरा चीज डायरेक्टर्स की संख्या, वो देखते हैं ना आप लोग बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होता है कंपनियों वगैरह में, क्या दिखाया जाता है, ठीक है, एकता कपूर का कोई सा भी सीरियल देखेंगे तो उसमें 1000-2000 करोड़ रुपए से कम के लोग पार्टी नहीं होते हैं और बोर्ड मीटिंग्स वगैरह खूब करते हैं। तो बोर्ड मीटिंग्स में कौन बैठते हैं, डायरेक्टर्स बैठते हैं। तो बोला गया कि कंपनी के कार्यों के संचालन के लिए डायरेक्टर्स का संख्या हम करेंगे, फिक्स करेंगे, और ये संख्या कितना कर दिया गया, तो 24 कर दिया गया, ठीक है। और ये भी जान रहे होंगे कि 1853 के एक्ट में आगे जाकर के यह संख्या घटा करके 18 कर दिया गया, ठीक है, याद रहेगा। 1773 में 24 और 1853 में इसको कम करके क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। याद ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे भी 18 है, ठीक है। जिन चीजों को भी हम नहीं पढ़े समझिए कि वो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों के पास नोट्स तो है ही, तो इससे भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। अगला चीज देखेंगे, कंपनी के लिए एक प्रशासन मंडल बनाया गया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड बनाया गया, और उसमें बोला गया कि एक गवर्नर जनरल होंगे और साथ में 4 सदस्य होंगे, ठीक है, एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्य। कौन सा व्यक्ति था, वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है। 4 सदस्यों के नाम भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं, एक बार देख लेंगे। जिसको हम रेड से मार्क कर रखे हैं ना, समझिएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी जिसको रेड से मार्क नहीं किया गया है वो कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कंपनी के किसी भी निर्णय के लिए बहुमत का होना जरूरी था, और अध्यक्ष मत बराबर होने की स्थिति में ही निर्णय दे सकता था। क्या मॉडल चल रहा है, 1+4 चल रहा है, ठीक है। तो 1+4 में अगर 5 लोग हैं और इसमें कौन सा नियम कानून क्या इंडिया में होगा क्या नहीं होगा, किसका व्यापार होगा किसका व्यापार नहीं होगा, इसमें फैसला किया जाता था बहुमत से। बहुमत मतलब 3 लोग अगर किसी चीज के ऊपर सहमत है तो वो काम होगा, ठीक है। हो सकता है कि इन 2 लोगों में से गवर्नर जनरल भी हो, लेकिन अगर उसके साथ 2 और लोग नहीं खड़े हैं तो उसकी बताई हुई बात नहीं होगी। मतलब बहुमत के आधार पर फैसला होता था, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अध्यक्ष मत बराबर होने की स्थिति में ही निर्णायक वोट दे सकता था, और कोरम कितना होता था, 3 सदस्यों का होता था। कोरम मतलब क्या होता है, कोरम मतलब होता है कि न्यूनतम कितने लोग बैठक में उपस्थित हों, बैठक में उपस्थित हों। जैसे हमारा जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 100 देखेंगे ना, तो बोलता है कि लोकसभा राज्यसभा में 10% बेयर मिनिमम कोरम होगा। मतलब अगर 545 है तो उसका 10% निकाल लेंगे, 250 है तो उसका 10% निकाल लेंगे। इतने लोग अगर नहीं आए हुए हैं तो संसद की कार्रवाई नहीं चलेगी, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि भैया जो भी एग्जीक्यूटिव है, प्रधानमंत्री, किसी दिन रात के अकेले 12 बजे घुस जाएंगे संसद में और खुद खुद से कुछ पढ़ के निकल आएंगे और बोलेंगे कि नियम पास हो गया, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। कोरम 3 सदस्यों का होगा, इस चीज को जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि ये जो सदस्य होते थे इनकी नियुक्ति 5 सालों के लिए होती थी, और इनको हटाया कौन कौन सकता था, तो सम्राट खुद हटा सकता था, लेकिन इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुशंसा जरूरी थी, ठीक है। तो 1773 में मॉडल क्या चल रहा है, देखिए याद रखना बहुत आसान है। 1773 में आखिरी संख्या क्या है, 3 है, लेकिन यहां पर मॉडल चल रहा है 1+4। और अगला हम लोग पढ़ेंगे 1784, आखिरी संख्या क्या है, 4, यहां पर उल्टा है 1+3, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कोड खुद से बनाया करिए, चीजें आपके लिए अच्छी होगी, ठीक है। हरा समोसा वगैरह, हरी चटनी के साथ समोसा वगैरह खाइए, कृपा बख्शेगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अनलेस अनटिल पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या लिखा हुआ है कि विशेष मामलों में, युद्ध और संधि के मामलों में, चूंकि इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज थी अंग्रेजों की, एक मद्रास, एक बंबई, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको कौन सा, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको आपको बंगाल, ठीक है। अब इस चीज को समझिए, एक बहुत फेमस सा स्टेटमेंट है हिस्ट्री में जो कहता है कि भारत को जीतने की जो चाबी फ्रांसीसी शक्तियां दक्षिण भारत में ढूंढ रही थी, उसको अंग्रेजों ने बंगाल में ढूंढ निकाला। क्योंकि उस समय क्या होता था कि जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो आप सोच करके देखिए कि प्राइमरी सेक्टर मतलब कृषि और संलग्न गतिविधियां, सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन कहाँ की है, गंगा के घाटी प्रदेश की है। तो इसीलिए
क्योंकि बंगाल अंग्रेजों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो बंगाल को रूल करने वाले व्यक्ति को बोल दिया गया कि वही एक तरीके से मद्रास और बंबई को भी कंट्रोल कर रहा होगा, उनका भी अधीक्षण करेगा, उनका भी देखरेख करेगा, और सामान्य प्रशासन तो दे दीजिए वहां के प्रशासकों को भी, लेकिन विशेष मामलों में ऐसा नहीं है कि भैया मद्रास का जो अगला गवर्नर है वो जाकर के अपने बिहाफ पर लड़ गया टीपू सुल्तान से, इन सारी चीजों को मेंडोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां तक की चीजें हम लोगों ने देखी। अगला देखेंगे कि 1773 में और क्या हुआ है। इसी एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, और यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है ना कि रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है 1774 में। ठीक है, बिल्डिंग वगैरह बनने में या छोटे छोटे नियम कानून तैयार करने में थोड़ा समय लगता है ना, तो यही कारण है कि रेगुलेटिंग एग्जाम में पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और अगला ये चीज पूछेंगे कि भैया कब किस ईयर किया गया है, तो 73 नहीं 74, एक चीज जानेंगे। दूसरा, भले यहां पर सुप्रीम कोर्ट का फोटो लगा हुआ है और इस न्यायालय का नाम भी सुप्रीम कोर्ट ही है, बट कहीं से भी ये सुप्रीम कोर्ट हमारा प्रेजेंट वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हमारा जो प्रेजेंट वाला सुप्रीम कोर्ट है ये फेडरल कोर्ट होता था, फेडरल कोर्ट होता था, हिंदी में इसको संघीय न्यायालय कहते हैं, संघीय न्यायालय। और ये बना हुआ है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट भले नाम है, लेकिन ये क्या था, ये केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों वगैरह को कंट्रोल करने के लिए मोस्टली इसको स्थापित किया गया था। एलिजा एम्पे वगैरह पहले इसके न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अगला चीज फिर देखेंगे, भारत में ब्रिटिश शासन के तहत स्थापित पहली आधुनिक न्यायिक अदालत यही थी, और इसको दीवानी, फौजदारी और धार्मिक मामले सबकी सुनवाई इसको अलाउ कर दिया गया। ठीक है, अगले में देखेंगे ये प्राथमिक न्यायालय भी था और अपीलीय भी था। अपीलीय कहने का मतलब कि इतना सर्वोच्च है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में प्राइमा फेसी भी आप केस फाइल कर सकते हैं, और अगर आप हाई कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वहां पर अपील भी कर सकते हैं, तो दोनों चीजें इसके साथ भी एप्लीकेबल है। और प्रांतीय न्यायालय के ऊपर क्या चीज होती थी, तो जैसे अभी आर्टिकल 72 वगैरह में क्या दिया गया है, पार्डनिंग पावर ऑफ राष्ट्रपति, क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति की। तो ठीक वैसे ही अगर इस सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या कर दिया, कुछ सजा वगैरह कर दिया है, तो भी आप जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसके पास अपील कर सकते हैं। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, अब छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, अब बहुत डिटेल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बीपीएससी का रिसेंट वाला एग्जाम देखिए, या और सारे एग्जाम में, इवन एसएससी वगैरह में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए अब थोड़ा आप क्या करेंगे, थोड़ा और डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1773 को लेके क्या एग्जाम में पूछते हैं, ब्रिटिश सरकार ने कब पहली बार कदम उठाया आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को रेगुलेट करने के लिए, तो पहला अगर एक्ट यही है तो यही इसका जवाब होगा। राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों दोनों को मान्यता मिली। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, वो व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन ऑफिशियली पहली बार बोला गया कि भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों की देखरेख भी ईस्ट इंडिया कंपनी करने में क्या है, सक्षम है, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई है। ठीक है, या इस तरीके से पूछे कि ब्रिटिश संसद का पहली बार इंटरफेरेंस कहां पर शुरू हुआ है, हस्तक्षेप कहां पर शुरू हुआ है, तो यहीं पर शुरू हुआ है। बेसिकली ये वाला फैक्ट और ये वाला फैक्ट एक ही फैक्ट है। ठीक है, 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो हम लोगों ने देखा। अगला इसमें क्या कर दिया गया कि बंगाल के गवर्नर को बोल दिया गया, बंगाल का जो गवर्नर है उसके नाम को बोला गया कि अब इस गवर्नर जनरल कहा जाएगा, इस चीज को दिखाने के लिए कि भाई ये व्यक्ति ज्यादा विशिष्ट है मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसीज के गवर्नर से। ठीक है, तो वहां पर बोल दिया गया बॉम्बे और मद्रास, वहां पे गवर्नर होंगे। अच्छा, यहाँ लिखा ही हुआ है बॉम्बे और मद्रास में गवर्नर होंगे, लेकिन बंगाल का जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी होगा वो गवर्नर जनरल होगा। पहला गवर्नर जनरल कौन सा व्यक्ति है, वॉरेन हेस्टिंग है। कब से कब तक रूल करता है, 1772 से लेकर के 85 तक रूल करता है। वाइसरॉय वगैरह की कहानी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है, बंबई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ठीक है, और क्या, वही सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश। पहले जो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं
पहले चीफ जस्टिस है उनका नाम पूछ देते हैं, एलिजा एम्पे। और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर रोक भी लगा दिया गया। आप लोगों को दस्तक याद है ना, जो एक तरीके से पलासी के युद्ध के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस में से एक था। इसका दुरुपयोग जो कंपनी के कर्मचारी थे वो अपने निजी कार्यों के लिए भी करते थे और भारतीय नवाबों राजाओं वगैरह से रिश्वत या उपहार वगैरह भी लेते थे। तो इन्हीं सारी चीजों को बैन कर दिया गया 1773 के एक्ट में। ये भी एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, एक छोटा सा संशोधन लाया गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 73 में बोला गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप जो गवर्नर जनरल हैं उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसको लेकर के कई बार बहुत सारे विवाद हुए और एक छोटा सा संशोधन लाया गया ताकि उसमें बताया जा सके कि कहां कहां पर सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बेहतर काम कर सकता है और कहां कहां पर आपको गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को इंटरफेयर करने में बचना चाहिए इन द मैटर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कंपनी के पदाधिकारियों को बोल दिया गया अपने शासकीय कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र से बाहर रख दिया गया। ठीक है, अब इस चीज को समझिए कि जो भी आप शासकीय कार्य कर रहे हैं इसको लेकर के छोटा मोटा मुकदमाबाजी होता था, वो जो कर्मचारी होते थे वो इन्हीं सारी चीजों में उलझे रह जाते थे। और अब बोला गया कि कंपनी के पदाधिकारियों को क्या करना होगा, उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र से बाहर रहना होगा एज फार एज उनके शासकीय कार्य आर कंसर्न। निजी कार्यों के लिए उनको आप दोषी ठहरा सकते हैं लेकिन शासकीय कार्यों के लिए नहीं। ठीक है, अब देखते हैं तो 1781 में क्या किया गया है कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से एग्जेम्प्ट किया गया है और साथ साथ हिंदू और मुस्लिम मामलों का निपटारा उनके निजी कानूनों के अनुसार करने का भी निर्देश दे दिया गया। ठीक है, बोला गया सुप्रीम कोर्ट को, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने क्या देखा कि धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप का इनको क्या कर दिया गया, आपको अधिकार दिया गया था 73 के एक्ट में। लेकिन बहुत सारे धार्मिक विवाद हुए तो एक तरीके से गाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट को कि तुम हमारा काम पैसा कमाना है, इन बेवकूफ इंडियंस को इनके धार्मिक झगड़ों में आप फंसे रहने दो, उन सब में हम लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं बोलने की जरूरत है, इन सारी चीजों का निपटारा उनके अपने कानूनों के अनुसार होने दो। ठीक है, बनारस में हिंदू कॉलेज और फिर कलकत्ता में मदरसा, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हुई है। ठीक है, अब आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अब नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसका मतलब प्रधानमंत्री नॉर्थ था। पिट्स का आपको अगला आ गया इंडिया एक्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री कौन सा व्यक्ति था, पिट्स था। पिट्स के पहले एक प्रधानमंत्री आया छोटा सा जिसका नाम था फॉक्स, और फॉक्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून में, संविधान में बहुत सारे चेंजेस लाने का प्रयास किया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस सोचिए कि उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट के बहुत सारे मेंबर्स को रिश्वत आदि दे करके फॉक्स का एक मिला जुला, उनका एक जॉइंट गवर्नमेंट था, उनका एक संयुक्त मोर्चा वाला सरकार था, उसको गिरा दिया गया। तो ये पहला और एकमात्र अवसर है, पहला एंड फर्स्ट एंड ओनली एक समय है जब किसी भारतीय मैटर को लेकर के ब्रिटेन में सरकार गिर गया। ठीक है, और किसकी सरकार गिरी थी, तो फॉक्स की सरकार गिरी थी। अगला व्यक्ति पिट्स आता है और फॉक्स के बहुत सारी चीजों को क्या करता है कि मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, तो पहला चीज जानेंगे कि पिट के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर अधिनियम का नाम रख दिया गया। ठीक है, इसने क्या किया कि कंपनी के राजनीतिक और उसके प्रशासनिक और आर्थिक मामलों को एकदम अलग अलग कर दिया। ठीक है, कंपनी के वाणिज्यिक मामले अलग कर दिए गए और कंपनी के पॉलिटिकल कार्य अलग कर दिए गए। बोला गया कि जो पैसा रुपया वाला बात है, क्योंकि उसको मैनेज करना वहां इंडिया में रह करके पॉसिबल है, तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगा। लेकिन जो कंपनी के राजनीतिक पॉलिटिकल कार्य होंगे कि टीपू सुल्तान से संधि होगा कि नहीं होगा, किस राज्य का अधिग्रहण करना है, ये सारी चीजें कौन देखेगा, तो ब्रिटेन का क्राउन देख रहा होगा। ठीक है, और एक चीज जानेंगे, एग्जाम में पूछते हैं कि पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को क्या कहा गया, भारत में ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और ब्रिटिश सरकार को बोल दिया गया कि कंपनी के मामलों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है और कहीं पे भी हम कोई से भी चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको द्वैध शासन भी बोला जाता है। जानेंगे डायरकी वर्ड 3 जगहों पर आता है। 1765 से लेकर के 72 तक का जो शासन था बंगाल में, उसको द्वैध शासन बोलते हैं।
1919 का जो एक्ट है, चूंकि देखेंगे 19 नंबर ही 2 बार रिपीट हो रहा है, तो राज्यों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। 1935 में जाके राज्यों में को स्वायत्त कर दिया गया। लेकिन 1784 को डायरकी इसलिए कहा जाता है बिकॉज बोला गया कि वाणिज्यिक मामले ईस्ट इंडिया कंपनी और जो राजनीतिक मामले होंगे उनको देखने का काम कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन कर रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज को देखेंगे। अब मराठा, इस बार क्या हुआ था कि क्यों चेंजेस लाने पड़े, बिकॉज मराठा युद्धों से कंपनी की वित्तीय स्थिति पुनः कमजोर हुई। ठीक है, 1761 में जब पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे हारते हैं, उसके 10 सालों के अंदर अंदर वो क्या करते हैं, एक बड़ी शक्ति फिर से बन के उभरते हैं। तो अब मराठा युद्धों से, वो हिस्ट्री में उन्होंने पढ़ा हुआ ना कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है ऑन द बिहाफ ऑफ पिंडारीज। ठीक है, पिंडारियों के कारण। तो मराठा युद्धों से कंपनी की वित्तीय स्थिति पुनः कमजोर, फिर से इन्होंने 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए उस समय का जो प्रधानमंत्री था फॉक्स, एक बड़ा कड़ा सा कानून लाया जिसको इंडिया बिल कहा गया। लेकिन उसकी मिली जुली सरकार गिर गई। ये भी एग्जाम में पूछ देते हैं कि इस एक्ट को बनाने वाला व्यक्ति कौन सा है, तो फिलिप फ्रांसिस और एडमंड बर्ग। ये भी ध्यान में रखेंगे कि जिसको भी हम रेड से मार्क नहीं किए हैं ना, समझिए कि वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेड में दी गई हैं उन सारी चीजों को जानिए। ठीक है, अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे इंडिया में क्या होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, तो वैसे ही ब्रिटेन में क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि वहां का लोकसभा है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि वहां का राज्यसभा है। तो भारतीय प्रधानमंत्री तभी तक भारतीय प्रधानमंत्री हैं जब तक उनका बहुमत है लोकसभा में। तो इसका मतलब वहां पर सरकार का को बहुमत सिद्ध करना पड़ता होगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या हुआ है कि भैया ये विधेयक पारित नहीं हो पाया है, और ऐसे में क्या हुआ है कि आगे जाकर के कॉन्स्पिरेसी करके फॉक्स की मिली जुली सरकार को गिरा दिया गया। ठीक है, तो पहला और अंतिम अवसर ये माना जाता है जब किसी भारतीय विषय पर ब्रिटेन का सरकार गिर गया। सोचिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट मैटर रहा होगा। ठीक है, अगला जो प्रधानमंत्री बनता है यूजुअली फॉक्स, याद कैसे रख सकते हैं, फॉक्स लोमड़ी को माना जाता है चालाक, लेकिन वो चालाक लोमड़ी नहीं निकला, उसने बेवकूफी किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से पंगा लिया और उसको बाहर बैठना पड़ा। अगला व्यक्ति पिट्स बनता है और इंडिया एक्ट में ही वो कुछ कुछ संशोधन करके उसको ज्यादा सॉफ्ट करके प्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो इन चीजों को देखेंगे। अगला कि भारत में कंपनी के सैन्य, असैन्य और राज्य मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया और व्यापार को कंपनी के प्रभुत्व में रहने दिया गया। अभी हम लोगों ने देखा कि जो भी कॉमर्शियल मैटर्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी, और सैन्य असैन्य मामले जो राजनीतिक मामले हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, जिसकी नियुक्ति ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा होगी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको कंट्रोल कौन करेगा, ब्रिटेन की संसद करेगी, और ये राजनीतिक मामले देखेगी। वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको देखने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और ये वाणिज्यिक या कॉमर्शियल मैटर्स को देखेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको दोहरी शासन प्रणाली कहा जाता है। कुछ मैटर्स पे कंपनी और उसके डायरेक्टर रूल कर रहे हैं और कुछ जगहों पर संसद द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल रूल कर रहा है। ठीक है, और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था इसमें राज सम्राट द्वारा मनोनीत, राज्य द्वारा मनोनीत 6 आपको कमिश्नर्स होते थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल मैटर्स को देखता था उसका अध्यक्ष कौन होता था, तो राज्य सचिव होता था। और आगे जाकर के 1793 से बोल दिया गया कि चूंकि ये आदमी भारत के मैटर्स को देखता है तो इसको वेतन भी कहां से मिले, भारत से ही वेतन मिले। भारत से कहने का मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रॉफिट बुक करता है आपको भारत से, उसी प्रॉफिट में से सैलरी इस आदमी को भी जानी चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि 1773 में 1+4 और यहाँ पर 1+3 कर दिया गया कि गवर्नर जनरल और उनकी जो परिषद है उनमें से एक सदस्य कम कर दिया गया। दैट मीन्स टोटल सदस्य 4, और 1773 वाले में टोटल सदस्य गवर्नर जनरल को मिलाकर के 5। ठीक है, अगला चीज की पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी को भारत में युद्धों और साम्राज्य विस्तार की आज्ञा नहीं दी कि कहां तुम लोन पे लोन मांगे जा रहे हो, पिछला लोन नहीं चुका पा रहे हो और नया युद्ध लड़ने के लिए तुमको नया लोन चाहिए, तो उन चीजों को अप्रूव नहीं किया गया। ठीक है,
मद्रास और बंबई में भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन कर दिया गया, किस तरीके से, जिस तरीके से बंगाल में किया जा चुका था, लेकिन बंगाल को ही उसका भी अधीक्षण करना था, उसकी भी देखरेख करनी थी। ठीक है, अगला जानते हैं 1786 का संशोधन। अब हम लोगों ने जाना कि 1776 4 जुलाई को अमेरिका आजाद हो गया, और अमेरिका का जो गृह युद्ध था, उसका जो स्वतंत्रता संग्राम था, वहां पर एक व्यक्ति अंग्रेजों के तरफ से लड़ा था जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक कौन सा व्यक्ति है, या जो आपको जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनके अधिकारों को अलग करने वाला व्यक्ति कौन सा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो ये व्यक्ति क्या किया था कि इंग्लैंड के बिहाफ पर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लड़ा था और हार गया था, तभी तो अमेरिका आजाद हुआ ना। तो हारने के बाद यूजुअली आपको सजा मिलता है। अगर इस यकीन नहीं है तो एक बार नॉर्थ कोरिया के नागरिक बन के देखिए और किसी भी एक इवेंट में जाइए, वहां से हार के आइए। सुनते हैं कि वहां पर लोगों को खदानों में काम करने के लिए भेज दिया जाता है, और यहाँ पर भी कॉर्नवालिस हार करके आया। लेकिन ये व्यक्ति क्या था कि वहां के ब्रिटिश क्राउन का ये बहुत क्लोज था, उसका संबंधी था, और यही कारण है कि कॉर्नवालिस जो है, आपको हारने के बाद तो आपको डिमोशन मिलता है ना, प्रमोशन थोड़े मिलता है। हार के आने के बावजूद इसको क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और हम लोगों ने बात किया कि ब्रिटिश क्राउन के ये आपको पास था ही, उससे काफी क्लोजनेस था इसका। तो इसको न सिर्फ आपको गवर्नर जनरल बनाया गया, बल्कि ये रिक्वेस्ट किया कि हमको सेनापति भी बना देते तो बहुत अच्छा होता। तो ये सेनापति और गवर्नर जनरल दोनों हो गया। ठीक है, अगला चीज, इसको विशेष वीटो का भी अधिकार मिल गया। वीटो हम लोग गवर्नर वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं ना, राष्ट्रपति के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं ना, कि कितना भी बिल तुम लेकर के आओगे, 4 लोग अब है, 1+3 का कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि 3 लोग मेरे अगेंस्ट हो उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेकिन फिर भी हम चाह देंगे तो वीटो लगा देंगे। ठीक है, मतलब 3 लोग मेरे खिलाफ होकर के भी कुछ पारित करना चाहें तो वो पारित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक तो सेनापति, दूसरा विशेष वीटो, इसको जानेंगे। कहां पर है लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है, कहां पर है, गाजीपुर में है। ठीक है, अगला जानेंगे आ, अगला देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, कौन सा व्यक्ति इस समय गवर्नर जनरल था, ये एग्जाम में पूछ देते हैं, तो जॉन शोर था। ठीक है, और जॉन शोर के बाद ही कौन सा व्यक्ति आता है, वेलेजली आता है, जो 1799 में 4th वाले युद्ध में टीपू सुल्तान से लड़ता है। अब देखते हैं 1793 में क्या किया गया। कंपनी को अगले 20 वर्षों का व्यापारिक अधिकार का चार्टर दे दिया गया। बोला गया कि इंडिया में आगे आने वाले 20 साल, मतलब 1793 प्लस 20 1813, वहां तक कोई और दूसरी इंग्लैंड की कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी, पहला चीज। दूसरा चीज कि बंगाल के गवर्नर जनरल बंबई तथा मद्रास के गवर्नर के आदेशों को ओवरराइड करने का अधिकारी हो गया। मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बोल दिया गया कि ये आदमी जैसे बोलेगा उसी हिसाब से बंबई और मद्रास के गवर्नर को चलना है। ठीक है, तो इसका मतलब कि बंगाल के गवर्नर जनरल का कंट्रोल बढ़ा दिया गया बाकी दोनों आपको प्रांतों के ऊपर। ठीक है, अगला चीज जान रहे होंगे, अगला एक इंटरेस्टिंग सा चीज क्या है, एक ओपियम वॉर के बारे में जानेंगे। ठीक है, ओपियम वॉर कहां पर हुआ है, ईरो वॉर कहां पर हुआ है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ है, और इन लोगों ने चीन के राजवंश के खिलाफ ये किया हुआ है। और क्यों किया हुआ है, तो अफीम के व्यापार को वैध बनाने के लिए किया हुआ है, और इससे रिलेटेड जो संधि है, उस संधि को कहा जाता है टिएनसिन की संधि। ठीक है, एग्जाम में पूछेंगे टिएनसिन की संधि किसके किसके मध्य, तो एक तरफ को आपको फ्रांस और इंग्लैंड और दूसरे तरफ को चीन। ठीक है, तो इस चीज को भी देखा हम लोगों ने। अगले में आ जाइए। अब क्या कर दिया गया कि जो भी मुख्य सेनापति होंगे या कमांडर इन चीफ होंगे, अब परिषद के स्वतः सदस्य नहीं होंगे। अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा कि कॉर्नवालिस बोला कि गवर्नर जनरल भी हम रहेंगे और साथ साथ परिषद जो होगी उसके मुख्य सेनापति भी भारत में हम ही रहेंगे। लेकिन अब बोला गया कि जो मुख्य सेनापति या कमांडर इन चीफ होंगे वो अब परिषद के स्वतः सदस्य नहीं होंगे, और अगर ऐसा होता है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से विशेष अधिसूचना आवश्यक है। मतलब किताबों में जो टेक्निकल लाइन लिखा होता है ना, इसका सीधा सा मतलब यह है कि 1+3 में मैंडेटरी नहीं है कि आर्मी जनरल को, आर्मी कमांडर को जगह मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि नहीं मिलेगा, और अगर मिलना होगा तो इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल से आपको परमिशन लेना होगा। अगला देखेंगे
कंपनी के व्यापारी कर्मचारियों को भारत में बिना लाइसेंस के व्यापार करने की अनुमति मिली, ठीक है, जिसको प्रिविलेज लिस्ट कहा गया, जिसमें चीन के साथ अफीम व्यापार का मार्ग भी प्रशस्त हुआ, ठीक है। तो कंपनी के कर्मचारियों को अपने निजी व्यापार के लिए अनुमति दे दिया गया और बोला गया कि चीन के साथ ओपीएम का भी अगर आपको बिजनेस करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि यहाँ पर हम लोगों ने ओपीएम वॉर वगैरह के बारे में देखा, ठीक है। इस संधि का नाम भी याद रखेंगे। अगले में आइए, अगले में देखते हैं क्या लिख रखा है। तो 1773 में क्या किया गया कि एक तो 20 वर्षों के लिए मोनोपोली दे दिया गया। कमांडर इन चीफ का गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य होना अब अनिवार्य नहीं रह गया। अगला हम लोगों ने जाना कि ज्यादा नियंत्रणकारी शक्तियां स्थापित कर दी गई बंगाल के गवर्नर जनरल की बॉम्बे और मद्रास के ऊपर। और अगला की बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन गवर्न करता था? ब्रिटेन की पार्लियामेंट, वहां का क्राउन। लेकिन और जो आपको रिवेन्यू से संबंधित मैटर देखते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन बोला गया कि अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स की सैलरी भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राजस्व से ही अब देगी। अगला देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1830। इसके पहले की एक कहानी है। पहला चीज जानेंगे कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा क्या हुआ है कि आने वाले 10 सालों में जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो सबसे शक्तिशाली बन जाता है फ्रांस में, ठीक है। और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच कट्टर दुश्मनी चलती थी, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जानेंगे 1789 और यहां से कौन सा व्यक्ति राइज करता है? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। और यूरोप के मैप में असल जाकर के देखेंगे ना तो यूनाइटेड किंगडम यूरोप का जो मुख्य भूमि है उससे जुड़ा हुआ नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे क्या है? ये एक द्वीप है। और जब सत्ता में आता है नेपोलियन बोनापार्ट तो वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम को लागू करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था। वो यूरोप के बाकी देशों को भड़काता है कि देखो ये जो यूनाइटेड किंगडम है ये तो हिस्सा भी नहीं है ना भाई, ये हम लोगों का हिस्सा भी नहीं है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोप। और यही कारण है कि कोई सा भी यूरोपियन शक्ति अगर आपको यूनाइटेड किंगडम के साथ बिजनेस करेगा तो उसको फ्रांस अपना शत्रु मानेगा और उसके ऊपर आक्रमण वगैरह करेगा, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम, और उस समय नेपोलियन बोनापार्ट स्ट्रांग हो रखा था। एग्जाम में पूछते हैं किस युद्ध में उसकी हार हुई, तो वाटरलू के युद्ध में उसकी हार हुई, ये जानेंगे। और नेपोलियन बोनापार्ट की इसी व्यवस्था के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी आपको भारत में प्रशासनिक ढांचा था वो एक तरीके से चरमरा गया। कैसे? इसको देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि इंडिया में बिजनेस करने के लिए तुम्हारी मोनोपोली है, तुम्हारा एकाधिकार है, ठीक है। एकाधिकार कहने का मतलब ये हुआ कि और कोई कंपनी इंडिया नहीं जाएगी, बाकी कंपनियां कहां बिजनेस कर लेगी? यूरोप में बिजनेस कर लेगी। लेकिन नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण इंग्लैंड की बाकी कंपनियों का व्यापार प्रभावित हुआ, क्योंकि बाकी कंपनियों को अब इंग्लैंड में घुसने ही नहीं दे रहा था नेपोलियन। तो बाकी कंपनियां जाकर के राजा से बोलती हैं, ब्रिटेन के क्राउन से बोलती हैं कि सर अब हम लोग कहां बिजनेस करें। एक और चीज जानेंगे, औद्योगिक क्रांति, ठीक है। रिनेंसा कहां पर प्रारंभ हुआ है? सबसे पहले पुनर्जागरण इटली में। औद्योगिक क्रांति कहां पर सबसे पहले प्रारंभ हुई है? तो इंग्लैंड में। और वहां पर अत्यधिक पूंजी का सृजन हो गया। अब नए नए पूंजीपति वर्ग के पास पैसा है, लेकिन पैसा वो लगाए तो कहां लगाए? यूरोप में तो कोई उनको घुसने नहीं दे रहा है। तो पूंजीपति वर्ग ने सरकार पर दबाव डाला कि भैया भारत का बाजार सभी के लिए खोल दिया जाए। आप इंडिया दे रखे हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, आप हमको एक बार दे करके देखिए, उन लोगों से 4 गुना प्रॉफिट आपको नहीं देना। जैसे चुनाव के समय में नेता लोग क्या होते हैं, वादे करते हैं ना कि हमको अगर आप लोग राजा बना देंगे, ठीक है डेमोक्रेसी है, लेकिन राजा जैसा ही लोग अपने को समझते हैं, तो आप लोगों के लिए चांद तारे तोड़ करके ला देंगे। तो इंग्लैंड का जो ये नया पूंजीपति वर्ग है वो भी ऐसे ही बोलता है ना कि भाई हमको एक बार इंडिया में घुसने दो, ईस्ट इंडिया कंपनी तो कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा, असली प्रॉफिट तो हम लोग देने में सक्षम है, ठीक है। तो इस चीज को जानेंगे। तो अब क्या किया गया कि कंपनी का जो भारत पर व्यापारिक एकाधिकार है उसको रोक दिया गया। लेकिन अगर किसी के साथ आपके अच्छे रिलेशन है ना तो रातों रात उसको नहीं खर्च किया जाता, खत्म किया जाता है। बोला गया कि इंडिया में अब सब लोग आ सकते हैं, लेकिन चाय के बिजनेस में और कोई एंटर नहीं करेगा। चाय अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रिजर्व है, कंपनी का एकाधिकार है। और चीन के साथ अफीम वगैरह के व्यापार को करके ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फायदा होता था। तो चाय और चीनी का जो व्यापार है उस पर कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा। बाकी जगहों पर, बाकी फील्ड्स में जाकर के एक्सप्लोर करें कंपनियां और बाकी जगहों पर प्रॉफिट
बुक करें। तो कहने का मतलब ये हुआ, एग्जाम में पूछेंगे कि व्यापारिक अधिकार पर आंशिक रोक कब लगाया गया? 1813। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी भी कौन सा प्रिविलेज बना रहा, कौन सा विशेषाधिकार बने रहे? तो चाय और चीनी पर। और 1833 में पूर्णतया रोक लगा दिया गया कि हाँ, चाय और चीनी के बिजनेस में भी किसी को एंटर करना है वो एंटर करे, ठीक है। लेकिन कंपनी के भागीदार, चूंकि इसमें ब्रिटेन पार्लियामेंट के भी बहुत सारे लोग थे, हम लोगों ने देखा हुआ ना कि 1600 में जब इस कंपनी की स्थापना की गई तो इंग्लैंड की महारानी वो भी शेयर धारक थी ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो कंपनी के भागीदारों को हानि न पहुंचे, आप लोगों ने देखा होगा ना कि किसी कंपनी को लेकर के कोई अचानक से दुखमय खबर अगर शेयर मार्केट तक चली जाती है तो वो कंपनी के जो शेयर के भाव होते हैं क्रैश कर जाते हैं। तो ऐसी दुखद परिस्थिति से बचाने के लिए बोल दिया गया कि 10.5% का लाभांश भारत से दिया जाएगा, जितने भी शेयर धारक हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। 1 लाख रुपए बोला गया कि शिक्षा या साहित्य के प्रोत्साहन के लिए इंडिया में खर्च किया जाएगा चार्ल्स ग्रांट वगैरह के द्वारा। तो इस चीज को भी जानेंगे कि 1 लाख रुपए का फंड रखा गया शिक्षा या साहित्य के विकास के लिए। और ईसाई जो मिशनरीज थे, धर्म प्रचारक थे, उनको भी भारत आने की छूट दे दी गई, ठीक है। तो 1813 में भारत में कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया, ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गया। लेकिन क्या पूर्णतया खत्म हुआ? नहीं, चाय और चीनी अभी भी अपवाद था, ठीक है। अगला चीज कि भारत के दरवाजे सभी ब्रिटिश कंपनियों के लिए, व्यापारियों के लिए खोल दिए गए और भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया। मतलब अब तो ये फिक्स है ना कि हम जिसको चाहे इंडिया में एंटर करने दें, जिसको नहीं चाहे नहीं एंटर करने दें, ठीक है। तो इस चीज को हम लोगों ने देखा, 1813 वाले में। अगला फिर हम लोग देख रहे होंगे चार्टर एक्ट 1833, विलियम बेंटिक के समय में पारित हुआ है। गलती से यहाँ पर 83 लिखा हुआ है, उसको 33 कर देंगे, ठीक है, इसको 33 कर देंगे। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतया कब समाप्त किया गया? 1813 में। मतलब कि चाय और चीनी में भी जिसको एंटर करना है करो, लेकिन शेयर धारकों की सुरक्षा वाली जो गारंटी थी 10.5% जो लाभ की बात थी वो रहने दिया गया। इस एक्ट का धारा 87 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोला गया कि रंग, जाति, नस्ल के आधार पर भारतीय सेवाओं के चयन में होने वाले भेदभाव पर पाबंदी लगा दी गई। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 15 है वो भी यही बोलता है ना, धम जलज, मतलब धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऐसा ही कुछ कंपनी ने अपनी प्रावधान धारा 87 में बोला कि सरकारी सेवाओं के चयन में कोई सा भी भेदभाव नहीं होगा। और अगला जानेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बोल दिया गया, क्योंकि अब 1757 से इन लोगों ने इंडिया को कब्जाना शुरू किया। 1833 आते आते लगभग 70% जो अभी का वर्तमान भारत है उस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। तो अब सब जगह मेरा ही कब्जा है, तो हम क्यों बोले कि हम बंगाल के गवर्नर जनरल हैं? उसको कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। और यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, विलियम बेंटिक। 1829 में सती प्रथा को खत्म करने वाला विलियम बेंटिक। कौन सा धारा था? तो धारा संख्या आपको कौन सा था? धारा संख्या 17 था। और ये भी जानेंगे कि भाई भारत का तब जो आखिरी बंगाल का गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था, आखिरी। और पहला भारत का जो गवर्नर जनरल बोले तो दैट वाज आल्सो विलियम बेंटिक, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, शव परिषद थी, उसको कंपनी के सैनिक और असैनिक कर्तव्यों के आपको नियंत्रण को सौंप दिया गया, ठीक है। अगला चीज जानेंगे कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है उसमें मैकॉले को 4th सदस्य के रूप में जगह दिया गया, स्थायी सदस्य नहीं था, ठीक है। 1773 3 है, लेकिन यहाँ पर 1+4 का कॉन्सेप्ट। 1784 4 है, लेकिन 1+3 का कॉन्सेप्ट। तो 1833 तक यही व्यवस्था चला आया, लेकिन अब एक चौथा सदस्य बोल दिया गया, वो मैकॉले। और वो स्थायी सदस्य नहीं था बल्कि विधिक मामलों के ऊपर बस आपको गाइडेंस के लिए था। मैकॉले आप लोग जानते हैं कि बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी है। अभी रिसेंटली भी मोदी साहब ने बोला है ना कि मैकॉले का जो माइंडसेट इंडियंस पर, इंडियन ब्यूरोक्रेसी पर है, भारतीय सरकारी कर्मचारियों पर है, उसको हटाने की जरूरत है। आप शासन करने के लिए नहीं, आप न्याय करने के लिए, सामाजिक न्याय करने के लिए आप उस पद पे स्थापित किए गए हैं। यूपीएससी या किसी और आयोग के अगेंस्ट अगर अंग्रेजी को लेकर के कोई प्रोटेस्ट होता है ना कि अंग्रेजी के छात्रों का ज्यादा चयन किया जा रहा है,
तो आप देखते होंगे एक कॉमन सा स्लोगन होता है कि मैकॉले के दलालों होश में आओ। रीजन क्या है? मैकॉले का एक स्टेटमेंट है, वो बोलता है कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी की एक अलमीरा में रखी हुई किताबें ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा ज्ञानवान है व्हेन कंपेयर्ड विद एंटायर लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। ठीक है, तो कानून बनाने के लिए इसको रखा गया था। विधि सदस्य था, विधि सदस्य था तो भैया विधि आयोग का गठन कर दिया गया कि भारतीय कानूनों को ठीक से संहिताबद्ध करके आप बताओ। इसी अधिनियम में यह भी निर्देश दिया गया कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाए, न सिर्फ इंग्लैंड से बल्कि इंग्लैंड के जितने भी उपनिवेश थे। लेकिन ये प्रथा भारत में इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल थी कि इसको खत्म करते करते भी समय लग गया। 1833 के एक्ट में ऐसा बोला गया, लेकिन 1843 लग गया, 10 साल लग गए भारत में इस प्रथा को खत्म करने में, और इसके लिए क्रेडिट दिया जाता है एलन बरो को। ठीक है, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसके अंतर्गत पहला विधि आयोग कौन सा अध्यक्ष था? तो यही लॉर्ड मैकॉले था। कब पहला विधि आयोग का गठन किया गया है? तो 1833 के चार्टर एक्ट में बात किया गया, लेकिन आयोग का गठन करने में 1 साल का समय लगा, 1834। और इसी आयोग की सिफारिशों से आगे चल के भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपको, या इंडियन पीनल कोड वगैरह, ये दोनों चीजें इसी विधि आयोग की अनुशंसा से आपको स्थापित की गई है, जिसकी अध्यक्षता की गई है इसी दुष्ट व्यक्ति लॉर्ड मैकॉले के द्वारा, जिसका मानना था कि अंग्रेजी सभी भारतीय भाषाओं से उत्कृष्ट है। ठीक है, तो 1833 का एक्ट, 1834 का विधि आयोग, तो क्या 1835 में आईपीसी पास हुआ है? नहीं, आईपीसी भारतीय दंड संहिता पीनल कोड 1860 में पारित किया गया और लागू हुआ है 1862 में। ठीक है, जबकि जो सीआरपीसी है उसका ईयर आजादी के बाद समझ में आया कि कुछ कुछ दीवानी मामले, फौजदारी मामले, उनको अलग करने की जरूरत है, तो 1973। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 लागू होने का वर्ष 1862, और 2023 में क्या कर दिया गया, इसको भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस कर दिया गया। दंड वर्ड क्यों यूज किया जाए? न्याय करना, शासन का काम होता है न्याय करना, तो इसको न्याय संहिता से क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, वहीं सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात की जाए तो 1973 में इसको अधिनियमित किया गया, लागू किया गया 1974 में, और इसको भी प्रतिस्थापित कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। ठीक है, तो सीआरपीसी को करंट अफेयर्स के रास्ते प्रूफ देगा किससे रिप्लेस किया गया है। 1973 में अधिनियमित है, लागू 1974 का है। आईपीसी 1860 में पारित हुआ है, लेकिन लागू 1862 से, और अभी इसको रिप्लेस कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता से। ठीक है, तो अब 1833 को बोला जा सकता है कि भारत के प्रशासन में केंद्रीयकरण का अंतिम और सबसे बड़ा कदम। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा ना कि स्वपरिषद को बोला गया कि सैन्य सैन्य सब मामले आप देखो। ठीक है, उसके अतिरिक्त प्रथम भारत के गवर्नर जनरल पूछे या बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। ठीक है, क्योंकि अब बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, और सभी सिविलियन और मिलिट्री पावर्स उसको दे दी गई। तो सारे पावर्स अगर एक ही आदमी के पास होंगे, एक ही संस्था, एक ही परिषद के पास होंगे, तो दैट मीन्स कि वो सेंट्रलाइजेशन होगा। ठीक है, विधि आयोग बना ही दिया गया, बोला गया कि भारत अब तो ऑलमोस्ट पूरा भारत हमारे कब्जे में है, तो हर जगह एक ही नियम कानून हम लोग बना सकते हैं। जबकि 1781 में उन्होंने देखा था ना कि खुद ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने बोला कि भैया भारतीयों के धार्मिक मामलों में आप इंटरफेयर मत करो, लेकिन 1813 में ईसाई मिशनरियों को आने अलाउ किया गया, और अब विधि आयोग बना के बोल दिया गया कि बंबई और मद्रास के गवर्नर, आप लोगों को नियम कानून बनाने की जरूरत नहीं है, नियम कानून बन जाएंगे, आप बस उनको लागू करिए। ठीक है, तो बंबई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियां छीन ली गई, और भारत के गवर्नर जनरल को ही ऑथराइज कर दिया गया पूरे भारत में नियम कानून बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि ट्रेड में भी अगर मोनोपोली अगर खत्म हो गई पूर्णतया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉमर्शियल बॉडी के रूप में भूमिका था वो पूरी तरीके से अब आपको समाप्त हो गया, क्योंकि इंडिया में व्यापार का काम तो अब सब कंपनी कर सकता है। ठीक है, तो जो कॉमर्शियल बॉडी के रूप में इनकी भूमिका समाप्त हो गई है, इसको देखेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन में ही अब इसको बोल दिया गया कि भारत का प्रशासनिक नियंत्रण, क्योंकि आप इंडिया में लंबे समय से हैं, ये जो नए नए हमारे पूंजीपति वर्ग लोग वहां पहुंच रहे हैं उनको इंडिया के बारे में नहीं पता है,
तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासनिक निकाय बन गई किस एक्ट के द्वारा, 1833 के द्वारा। तो इतनी ही चीजें इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, फिर अगले में मिलते हैं। 1853 ऑनवर्ड्स चीजों को हम लोग देख रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये प्रयास हमारा अच्छा लगा तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से, क्योंकि इतने डिटेल में हम लोगों ने चीजों को बताया हुआ है, तो कहीं पे अगर आपको कहीं पे मेंस वेंस में भी लिखने के लिए बड़ी अच्छी लाइंस मिलेंगी। और आपके शेयर किए गए वीडियो के द्वारा आपके किसी एक मित्र का अगर एक आध क्वेश्चन सही हो सकता है तो दैट इज सच अ गुड थिंग। वो थ्री इडियट्स वाला हाल नहीं करना है कि भाई फ्रेंड जो है वो अगर फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन अगर टॉप करता है तो और भी ज्यादा दुख होता है। वो सब केवल मूवी तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।